प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास हमारी यूजीसी नेट सेट जेआरएफ एंड टीजीटी पीजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इकाई 1 से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लिया है, हिंदी भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास और हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बनने के चांस हैं। किस तरह के प्रश्न बनते हैं सभी कुछ हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझेंगे। और कहना चाहूँगी, असुविधा के लिए खेद प्रकट करना चाहूँगी कि हमारा क्रम जो है एक 1 वीक से टूट गया था। प्रतिदिन क्लासेस प्रोवाइड ना करा पाई मैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब नियमितता बनाए रखेंगे, कोशिश हमारी यही होगी। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? रेख्ता, दूहा, जवाने हिंद या हिंदी? तो सी नंबर हमारा करेक्ट है, जवाने हिंद। क्या है कि ये जो पीडीएफ है हमारे पैड मेंबर्स को, जो हमारे व्हाट्सएप पैड ग्रुप में हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, उनको दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर विथ उत्तर भी लिया है कि बार बार मुझे टाइप ना करना पड़े। अगला प्रश्न आता है कि खालिक बारी किसकी रचना है? तो हमारा यहाँ पर सी नंबर करेक्ट है, अमीर खुसरो की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में ऑलरेडी और इस तरह के प्रश्न ही बनते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न बनता है कि जैसे अपभ्रंश का उद्भव कहाँ से हुआ है, वहट किस भाषा से निकली हुई है ना, प्राकृत, पाल, ये किस आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हमारा जो करेक्ट है कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम है तो पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर बात करते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो यहाँ पर सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है तो आप समझ लेना। आगे बात करते हैं कि प्रश्न आता है हमारा कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है लोगों को। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो सभी लोग गुलेरी जी को ही बताते हैं, लेकिन जो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले हैं वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ए नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलिए बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा आता है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा जो है वो डी नंबर करेक्ट आंसर है, अवहट्ट है। आगे फिर बात करते हैं कि हमारा प्रश्न है कि सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है ना, बताना है कि सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो यहाँ पर बी नंबर हमारा करेक्ट है, राजस्थानी। फिर आगे फिर बात करते हैं कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। तो संक्रांति काल कहा जाता है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर बात करते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर करेक्ट है, अमीर खुसरो। ठीक है, प्रश्नोत्तरी इसी तरह बनते हैं। इकाई 1 इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। कई मित्रों को डाउट होता है कि इकाई 1 से किस किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियो पर इसका जिक्र मैं कर चुकी हूँ। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहने वाले हैं हमारे आचार्य शुक्ल जी। आगे फिर बात करते हैं कि पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश के रूप में हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर है, पेशाची। ठीक है, यहाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, व्याकरण अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोलियां हैं, या फिर हमारे प्रश्न बनता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोलियों का नाम बताना है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि इनके क्षेत्र भी पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पर हमारा ए नंबर करेक्ट है, मागधी अपभ्रंश। आगे फिर बात करते हैं कि अर्ध मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो डी नंबर हमारा करेक्ट है, गुजराती का। आगे फिर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ अर्धमागधी अपभ्रंश की बात की जा रही है ना, अर्धमागधी अपभ्रंश से कि पश्चिमी हिंदी है। तो पश्चिमी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित नहीं है। पूर्वी हिंदी, मराठी कि गुजराती? माफ करना, अर्धमागधी अपभ्रंश से मेरे ख्याल से पूर्वी हिंदी होना चाहिए था। मैं थोड़ा डाउट में हूँ, बट यहाँ पर डी गुजराती दिया है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से मैं थोड़ा देख, क्योंकि ये जो बातें लिखी गई हैं, जब हम हमारे विद्वान हैं
पतंजलि हैं या फिर दंडी हैं, जब ये लोग अपभ्रंश हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कई लोगों के अलग अलग मत हमें प्राप्त होते हैं ना, कि अर्धमागधी से क्या कौन कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं, या मागधी से, या फिर सौरसेनी अपभ्रंश से, है ना। बात यहाँ अपभ्रंश की हो रही है तो मैं देख लूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी ही विकसित हुई है। आगे फिर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं तो कौन कौन सी हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो उत्पन्न भाषाएं हैं तो हमारा ये सी नंबर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। आगे सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रश्न है कि सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं। तो सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ठीक है, पहाड़ी और गुजराती भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही उत्पन्न भाषाएं हैं, है ना। क्योंकि यदि इनकी बोलियां पूछी जाएंगी, यदि पूछी जाती कि जैसे मागधी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा कौन सी है, उत्पन्न भाषा, तो आप बिहारी हिंदी बताएंगे, है ना। यदि इनकी बोलियां पूछी जाएंगी तो आप भोजपुरी, मगही, मैथिली पर टिक करेंगे। तो सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाओं की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर है। सिंधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, किससे हुआ है। तो ब्राह्मण अपभ्रंश से। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अवधि जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, क्योंकि अर्धमागधी हमारी अपभ्रंश है। इसकी जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी है और इसकी जो बोलियां हैं तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं। तो यहाँ केवल अवधि की बात कही गई है। इसका जो उद्भव हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे प्रश्न बनता है कि कचहरियाओं में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर है, भारत मित्र। आगे फिर प्रश्न आता है कि नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है तो कौन सा है। ए नंबर करेक्ट है, 1917 ईस्वी। क्योंकि ये PDF हमारे पैड मेंबर्स को ऑलरेडी जा चुका है। वंशिका, सॉरी। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन शामिल हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ए नंबर है वो करेक्ट है, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न बनता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, है ना, कौन नहीं शामिल हैं। तो आचार्य शुक्ल जी शामिल नहीं थे। फिर अगला प्रश्न बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो हमारा जो करेक्ट है 1800 ईस्वी, सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे प्रश्न बनता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है, 1903 में। बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ से बता दूं आज मैंने 40 प्रश्न लिया है। 40 प्रश्नों में से 30 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आगे प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। तो गोपाल स्वामी अयंगर हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर है। आगे फिर प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। तो 14 सितंबर 1949 को, हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। तो हमारा यहाँ डी नंबर करेक्ट है, मदन मोहन मालवीय। आगे फिर प्रश्न बनता है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है बी नंबर करेक्ट है, अष्टम अनुसूची में। हमारा बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो 343, ए नंबर हमारा राइट आंसर है। आगे फिर बात करते हैं कि इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हमारा ब्रज यानी सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, कलकत्ता में। आगे बात करते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है। तो उत्तरी शैली, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम है। तो ए नंबर हमारा करेक्ट है, संस्कृत। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से
मानी जाती है। ठीक है, सौर श्रेणी अपभ्रंश से ही आप यहाँ पर मानेंगे, ना कि अर्धमागधी मागधी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पूर्वी हिंदी की बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ हो रही है बात हिंदी की केवल। फिर अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर इतिहास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इसका आंसर सभी को देना है। ठीक है, क्योंकि कई बार इस प्रश्न का जिक्र मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो सभी मित्र इसका उत्तर जरूर दें। फिर अगला प्रश्न आता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ए नंबर करेक्ट है, अनुच्छेद 350 का। नेक्स्ट प्रश्न है जिंदगी, जागीर, जादू, जलसा, मोर्चा किस भाषा के शब्द हैं। तुर्की, फारसी, उर्दू, हिंदी। तो सभी को इसका आंसर देना है, कई बार इसका जिक्र मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो यहाँ पर मगही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि मगही जो है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित तथा बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है। तो सब ये PYQ है। ठीक है, ये PYQ है और सभी को इसका आंसर देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्ताशी, शिव सिंह सेंगर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, सभी अपना राइट आंसर जरूर दें। आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करते हैं। तो जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।